हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारी वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैंने RMLAU यानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विद यूनिवर्सिटी जो कि अयोध्या में सिचुएटेड है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के 2020 पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो आपको जैसा कि पता है, आपका जो पार्ट ए होता है यानी फर्स्ट पार्ट जो होता है आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसमें आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो होते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड। सो याद रखिएगा, आपके लिए मैंने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2020 के जो प्रीवियस ईयर पेपर में रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करा है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो आपके 2020 के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे पीडीएफ में कवर कर रखे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हमने कोर्स लॉन्च करा है रिसर्च मेथोडोलॉजी पर, जिसके ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे, हर एक टॉपिक पर आपको नोट्स मिलेंगे। उसी तरीके से 10 फुल सिलेबस मिलेंगे, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए, एंड 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, एग्जाम से एक दिन पहले आपको इसे पढ़ना होता है, जिससे कि आपको डायरेक्टली इसी पीडीएफ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो याद रखिएगा, रिसेंटली भी 2 से 3 यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे, जिसमें हमारे इसी कंटेंट से स्टूडेंट्स को 30-40 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस पर आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है, नॉर्मल कॉल नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी सारे स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है, आप वहां से डायरेक्टली हमारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, 1000+ प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। सो हमारा जो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंटेंट है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो एक्चुअल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में हमने कवर करे हैं। तो आपको हमारा, अगर आप कोर्स परचेस करोगे, अगर आप हमारा कोर्स फॉलो करोगे, तो आपको कुछ इस तरीके से हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि आपको हमारे जो नोट्स है और जो मॉक टेस्ट इसको एक वीक में कवर कर लेना है। और ये जो 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ है, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ, ये आप आपके एज अ रिविजन के तौर पर यूज कर सकते हो। आप आपके एग्जाम के एक दिन पहले, और अगर आप आपके एग्जाम के इवन 4 to 5 आवर्स पहले भी इसको एक बार रीड कर कर चले जाओगे, तो आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चंस को मार्क कर कर आ जाओगे। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन कई स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि उनको हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से डायरेक्टली एग्जाम में 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो हमारे इस स्टडी मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिए, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है। और आप अगर मैसेज करते हो, मैसेज करने के विद इन 15 to 20 मिनट्स में आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। सो इस ऐप पर आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, और अगर आप ऐप पर जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर सारा कंटेंट इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐप को डाउनलोड करने के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो वहां से आप हमारे ऐप को एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। पहला प्रश्न, अनुसंधान क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च इज। इस प्रश्न में हमें फाइंड आउट करना है कि अनुसंधान की सही परिभाषा, अनुसंधान की सही डेफिनेशन क्या होती है। सो हम हर एक विकल्प को जानेंगे और उसके थ्रू हर एक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और विकल्प ए क्या गिवन है? सर्चिंग अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार चीजों को खोजना। अब आप क्या कर रहे हो? बार बार किसी चीज को खोज रहे हो। जैसे आपने क्या करा, एक डिक्शनरी लिया, उसमें किसी एक वर्ड को, किसी एक आपने शब्द को बार बार आप खोज रहे हो। मैंने डिक्शनरी पढ़ी और उसमें मैं एक वर्ड को, एक शब्द को मैं बार बार खोज रही हूँ। सो आप उसे कहोगे कि मैंने अनुसंधान परफॉर्म किया, मैंने यहाँ पर रिसर्च परफॉर्म किया? नहीं, बार बार चीजों को खोजना ये आपके अनुसंधान की परिभाषा नहीं होगी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और विकल्प ए आपका इनकरेक्ट और गलत हो जाएगा। देन हम ऑप्शन बी देखेंगे, आपका विकल्प बी, फाइंडिंग सोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना। आप क्या कर रहे हो? आपके पास एक समस्या है, उसको आप, उसका समाधान ढूंढ रहे हो, आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो।
सो आप ये कहोगे कि आपने यहाँ पर अनुसंधान परफॉर्म किया, आपने अनुसंधान किया, आपने रिसर्च किया है? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मेरे पास एक पर्सन आया है और उसने मुझे कहा है कि मेरी समस्या को आप मेरी समस्या का आप समाधान बता दो। मतलब उसने एक प्रॉब्लम लेकर आया है मनी से रिलेटेड, उसको कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और मैंने उसकी समस्या को सॉल्व कर दी, मैंने उसकी समस्या का सोल्यूशन निकाल दिया, मैंने उसकी समस्या का समाधान निकाल दिया। तो आप ये कहोगे कि मैंने यहाँ पर रिसर्च परफॉर्म किया? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकती है, आपकी समस्या तो कुछ भी हो सकती, कोई भी समस्या का समाधान ढूंढना हम इसको अनुसंधान नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प बी भी गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखेंगे, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रूथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी समस्या का आप सर्च कर रहे हो, उस समस्या के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, समस्या की सच्चाई को आप खोज रहे हो। किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से। ओके, अब क्या करें, वैज्ञानिक तरीके से आप किसी भी समस्या की सच्चाई को खोज रहे हो, तो हम क्या कहेंगे, उसे रिसर्च कहेंगे, हम उसे अनुसंधान कहेंगे। देखिए, किसी भी अनुसंधान का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी चीजों को बार बार खोजना, किसी भी समस्या का समाधान निकालना, बल्कि किसी भी चीज को बार बार खोजना, किसी भी समस्या का समाधान निकालना किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से ही। तो यहाँ पर आपको जो शब्द गिवन है, शब्द जो आपको दिया गया है इस प्रश्न में, वैज्ञानिक तरीका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर गिवन है, हिंट आपको गिवन है कि आप क्या करोगे, रिसर्च में आप आपके अनुसंधान में किसी भी समस्या की सच्चाई को खोज करोगे, उसका समस्या ढूंढोगे, किस तरीके से? वैज्ञानिक तरीके से। तो हम उसे कहेंगे, आपकी ये अनुसंधान की परिभाषा हो गई, आपकी ये रिसर्च की डेफिनेशन हो गई। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सी है ये करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। अगला प्रश्न, नमूने के किसी भी स्तर पर चयन के लिए उपलब्ध उचित पहचान वाले जनसंख्या के सभी तत्वों को कहा जाता है? All the elements of population with proper identification that is available for selection at any stage of sampling is called। इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आपके सभी तत्व, जनसंख्या के सभी तत्व, उनके आपके पास एक पहचान मौजूद है, आपके पास एक पहचान उपलब्ध है आपके नमूने के किसी भी स्तर पर। ओके, सो उसे हम क्या कहते हैं? हम फिर से देख लेते हैं, नमूने के किसी भी स्तर पर आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध है, सो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम नमूना कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट कहते हैं, फिर या फिर नमूना चयन ढांचा कहते हैं, या फिर यूनिवर्स मतलब समस्त विचाराधीन विषय कहते हैं। ओके, सो याद रखिएगा, आपके पास यहाँ पर आपको जो कुछ आपको बताया गया है इस प्रश्न में, आपको एक जगह लिख लेना है। जैसे इस प्रश्न में आपको बताया है, आपकी जो जनसंख्या है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है, आपकी जनसंख्या है, उसके सारे एलिमेंट्स, मतलब आपके सारे तत्वों की आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन है। आपकी जो पॉपुलेशन है, वो सारे उनके जो एलिमेंट्स है, पॉपुलेशन के एलिमेंट्स, मतलब आपकी जो जनसंख्या है, उसके सभी तत्वों की आपको पहचान है। पहचान आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए उपलब्ध है। कहाँ पर? नमूने के सभी स्तर पर। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, कुछ इस तरीके के आपके पास पर्ची होंगी, जिसमें आपके पास सारी आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपके पास पहचान उनकी उपलब्ध होंगी। मतलब एक लिस्ट प्रेजेंट होती है आपके पास, जिसमें आपके पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर्स के आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू आप उनको पहचान सकते हो। तो इसे हम कहते हैं, इस लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम जिसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा। नमूना चयन ढांचे में क्या होता है, आपके पास एक लिस्ट होती है, आपके पास एक पर्चा होता है, जिसमें आपकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो उसे हम कहते हैं नमूना चयन ढांचा, जिसे हम सैम्पलिंग फ्रेम भी कहते हैं। अब जो गलत ऑप्शन है, जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, उससे भी हम एक बारी देख लेते हैं। सैंपल जिसे हम नमूना कहते हैं, सो नमूना क्या होता है, आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से आप कुछ लोगों को ले लेते हो, कुछ लोगों को चुन लेते हो, जो कि आपका नमूना बन जाती है। तो सैंपल में आपको
सारे नमूने की आपको आइडेंटिफिकेशन, उनकी पहचान उपलब्ध नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपका विकल्प बी है सैम्पलिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी में भी सैम्पलिंग यूनिट ही कहते हैं, आपको याद रखना है। तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, जैसे आपने आपकी जो पूरी जनसंख्या है, जनसंख्या में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया, कुछ लोगों को चुन लिया, जो कि आपके सैंपल बन जाते हैं। अब सैंपल में आपके बहुत सारे मेंबर्स होंगे, समझ लो आपके जो सैंपल्स है, सैंपल्स में आपने 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया। अब 5-6 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, जिसमें से हर एक पर्सन को आपका हो गया, वो आपका सैम्पलिंग यूनिट है। तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट। तो सैम्पलिंग यूनिट में भी अभी आपके पास कोई पर्ची नहीं होती, जिसमें आपके जो जनसंख्या है, जनसंख्या के सभी तत्वों की आपको पहचान उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प बी है ये भी गलत हो जाएगा। देन हम विकल्प डी देखते हैं, जो कि है यूनिवर्स। तो याद रखिएगा, यूनिवर्स जिसे जनसंख्या भी कहा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्स क्या होती है, आपकी टोटल, आपकी पूरी, आपकी कुल जनसंख्या को हम कहते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स भी इस क्वेश्चन का और इस प्रश्न का सही ऑप्शन नहीं होगा, सही उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प डी है, जो ऑप्शन डी है आपका, ये भी गलत हो जाएगा। सो इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, सैम्पलिंग फ्रेम और नमूना चयन ढांचा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है और विकल्प सी है, नमूना चयन ढांचा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है? Which of the following is the first step in starting the research process? इस प्रश्न में हमें ये पता लगाना है और ये फाइंड आउट करना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो किसी शोध प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम होता है, या फिर कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने में फर्स्ट स्टेप होता है। वो कौन सा फर्स्ट स्टेप होता है, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिएगा, किसी भी शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो हम पहला स्टेप लेते हैं, पहला कदम क्या लेते हैं हम, कि हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब समस्या की पहचान। हम कोई भी समस्या होती है उसको पहले हमको पहचानना होता है। अगर आप समस्या को पहचानोगे तभी उसके बारे में आगे खोज कर पाओगे। तो याद रखिएगा, शोध प्रक्रिया शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता है किसी भी समस्या की पहचान। आपको पहले एक समस्या पता होनी चाहिए, उस समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी तो आप रिसर्च कर पाओगे, तभी तो आप आपकी शोध स्टार्ट कर पाओगे, शोध प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। ओके, अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है हम वो भी देख लेते हैं, जो गलत ऑप्शन आपको, जो गलत विकल्प दिए गए हैं आपको, हम वो भी देख लेते हैं। सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट द प्रॉब्लम मतलब समस्या का पता लगाने के लिए जानकारी के खोजना। मतलब आपने क्या करा, आपकी जो समस्या है उसको पता लगाना चाहा, आपने उसका कुछ अपने सोल्यूशन पता लगाना चाहे, तो उसके लिए आपने क्या करा, कोई चीजों को खोजा, अपने उस समस्या को पता लगाने के लिए आपने क्या करा, कुछ इंफॉर्मेशन खोजा। तो आपको तो इतना पता होना चाहिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं पता आपको, तो आपको समस्या की ही पहचान नहीं है अभी तक, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसा खोजोगे, आप उनके उसके बारे में जानकारी कैसा खोज सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन विकल्प बी, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर मतलब संबंधित रचना का सर्वेक्षण। आप क्या कर रहे हो, सर्वे करवा रहे हो, मतलब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। अगेन आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से जानकारी खोज रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्या अगर आपको तो पहले समस्या पता होना चाहिए, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आपका शोध की प्रक्रिया शुरू कर पाओगे। बिना आपको किसी समस्या की पहचान के आप कैसा शोध स्टार्ट करोगे, आप कैसा आपकी शोध प्रक्रिया शुरू करोगे। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प भी आपको गिवन है ये भी गलत होगा। देन विकल्प डी हम देख लेते हैं, जो कि है सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम। अगेन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, बी और डी तीनों का भी मतलब सेम ही है। आप क्या कर रहे हो, वो किसी भी समस्या का हल निकाल रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, आप सोल्यूशन सर्च कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, समस्या का समाधान खोज रहे हो। आपने क्या करा, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है, फिर किसी शोध प्रक्रिया को शुरू करने का जो पहला कदम होता है, क्या आप
कोई समस्या को पहचान लेते हो। बिना समस्या को पहचाने बगैर आप उस समस्या का कैसे समाधान खोज करोगे, उसका कैसा सोल्यूशन कैसे खोज करोगे आप। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, किसी भी रिसर्च प्रोसेस का, किसी भी शोध प्रक्रिया का, शोध प्रक्रिया को शुरू करने में जो पहला कदम होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब समस्या का पहचान। किसी भी समस्या को आपको पहचानना होगा, तभी आप आगे रिसर्च कर पाओगे, तभी आप आगे शोध कर पाओगे। इसलिए आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, समस्या की पहचान, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। एंड निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? इस प्रश्न में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये पता लगाना है कि दिए गए विकल्प में से कौन सा ऐसा एक विकल्प है, कौन सा ऐसा एक वेरिएबल है, कौन सा ऐसा एक चर है जो आपके क्वांटिटेटिव टर्म को और मात्रात्मक शब्दों को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, व्यक्त नहीं कर रहा है। अब हम वन बाय वन ये सारे विकल्प देख लेते हैं। सो आपको पहले विकल्प देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव टर्म क्या होता है, मतलब मात्रात्मक टर्म क्या होता है। क्वांटिटेटिव, जैसा ये नाम से ही हमें इसका अर्थ पता चल रहा है, जो क्वांटिटी बताए, जो क्वांटिटी बताए। और क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमारे पास जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी चर होंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स में सारा डेटा अवेलेबल होगा। आपको ये याद रखना है, नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास सारा डेटा प्रेजेंट होगा, ओके, जो कि नंबर को दर्शाता है। अब क्वांटिटेटिव टर्म्स को कौन सा वेरिएबल, कौन सा चर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, हम ये वन बाय वन हर एक विकल्प देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सो ऑप्शन ए आपको गिवन है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसे हम कहते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो किसी की सामाजिक आर्थिक स्थिति उसके इनकम से लगाया जा सकता है। सो इनकम नंबर्स के फॉर्म में होती है, ओके, नंबर पर आधारित होती है। किसी की इनकम कुछ होगी 90,000, किसी की इनकम होगी 90,000, किसी की 70,000। सो यहाँ पर आपको नंबर्स के रूप में डेटा मिल रहा है। सो ये आपका क्वांटिटेटिव टर्म का एक्सप्रेस कर रहा है। ये जो आपका ऑप्शन ए, विकल्प ए जो है आपको ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है और दर्शा रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी, मैरिटल स्टेटस, जिसे हम कहते हैं वैवाहिक स्थिति। किसी की वैवाहिक स्थिति कैसे बताया जा सकता है, कैसे दर्शाया जा सकता है। मान लीजिए इंडिया है, इंडिया में आप ये कह सकते हो कि मैरिटल स्टेटस, इंडिया के लोगों का मैरिटल स्टेटस 70% मैरिड है। मतलब यहाँ पर आपके पास जो डेटा मिल रहा है आपको, ये नंबर्स के फॉर्म में मिल रहा है, नंबर पर आधारित मिल रहा है, नंबर को दर्शा रहा है। सो ये भी आपका क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। ये भी विकल्प, ये भी आपके मात्रात्मक टर्म को दर्शा रहा है। सो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प सी हम देखते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसे हम कहते हैं संख्यात्मक अभिरुचि। किसी की संख्यात्मक अभिरुचि मतलब किसी की संख्यात्मक अभिरुचि, जैसे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये हम पता लगाते हैं क्योंकि जो पर्सन है, कोई भी पर्सन है, वो मैथ्स में कितना अच्छा है, वो मैथ्स किस तरीके से वो सॉल्व कर पा रहा है। जैसे न्यूमेरिकल, संख्यात्मक, नंबर्स, मतलब आपको जो वर्ड गिवन है उसी में आपको नंबर्स को दर्शा रहा है ये वर्ड। तो ये ऑब्वियसली आपका जो है क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है, आपका विकल्प सी। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प डी, प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल एटीट्यूड, जिसे हम कहते हैं पेशेवर अभिरुचि। किसी के प्रोफेशनल एटीट्यूड मतलब वो पर्सन कैसा है, ओके, वो पर्सन कैसा है, आप यहाँ पर उसकी क्वालिटी को दर्शा रहे हैं उसके। सो यहाँ पर ये क्वांटिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्वालिटेटिव टर्म को एक्सप्रेस कर रहा है। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड ये आपके क्वांटिटेटिव टर्म को नहीं दर्शा रहा है, बल्कि क्वालिटेटिव टर्म को दर्शा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोफेशनल एटीट्यूड, पेशेवर अभिरुचि। एंड एक्शन शोध का अर्थ है। एक्शन रिसर्च मीन्स, इस प्रश्न में हमें पता लगाना है कि एक्शन शोध का अर्थ क्या होता है, मतलब एक्शन रिसर्च का मीनिंग क्या होता है। सो याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च जिसे हम कहते हैं एक्शन शोध,
एक्शन रिसर्च क्या होती है? जिसमें जो आपके शोधकर्ता है, आपके जो रिसर्चर है, वो किसी भी प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करते हैं, मतलब किसी भी ऐसी समस्या जिसका वो तत्काल में उस समस्या का हल निकाल लेते हैं, उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। सो याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च, आपके एक्शन शोध जो है ये ज्यादातर आपके टीचिंग फील्ड में यूज करी जाती है। तो एक्शन रिसर्च, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है आपके स्कूल में और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है, टीचर है, बच्चों को क्लास में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है और बच्चे उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे, तो टीचर क्या कर लेगी? अपना टीचिंग मेथड बदल लेगी, अपना पढ़ाने का तरीके को बदल लेगी। सो उस केस में टीचर ने क्या कर लिया? यहाँ पर अपना मेथड बदल लिया। सो यहाँ पर टीचर ने, एक समस्या आ गई, उस समस्या का तत्काल में उसका हल निकाल लिया, मतलब एक प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन निकाल लिया। सो उसे हम कहेंगे एक्शन रिसर्च। सो एक्शन रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, मतलब एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया शोध। किसी भी ऐसी समस्या जो तत्काल में उसको सॉल्व करे, जो तत्काल समस्या होती है, जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है, उसका हल निकालने के लिए जो शोध कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो शोध का उपयोग करा जाता है, उस शोध को हम कहते हैं एक्शन शोध, जिसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बारी देख लेते हैं, जो आपके गलत विकल्प है उससे भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, विकल्प ए और लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च, जिसे हम कहते हैं एक अनुदैर्ध्य शोध। अब ये क्या होती है? लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च जो लंबे समय तक चलती है, लेकिन एक्शन रिसर्च, एक्शन शोध जो होती है वो आपके तत्काल समस्या को हल करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज करा जाता है, ना कि कोई लंबे समय तक के जो रिसर्च कर सके उसका। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है ये गलत हो जाएगा। देन विकल्प बी एंड अप्लाइड रिसर्च, जिसे हम कहते हैं एक अनुप्रयुक्त शोध। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? जिसमें हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम कोई स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करें, बल्कि कोई इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प भी है ये भी गलत हो जाएगा। देन विकल्प डी, रिसर्च विद सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब सामाजिक आर्थिक उद्देश्य से निहित एक शोध। तो यहाँ पर हम किसी सामाजिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं करें, सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, मतलब सोशो इकोनॉमिक का उद्देश्य नहीं होता है आपका जो ये एक्शन रिसर्च होता है, मतलब आपके सामाजिक आर्थिक उद्देश्य से रिलेटेड नहीं होती है आपकी एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर भी आपका जो विकल्प डी है ये गलत हो जाएगा। एक्शन रिसर्च मतलब आपके एक्शन शोध का अर्थ होता है कि किसी तत्काल समस्या का हल निकालना, मतलब किसी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना। सो यहाँ पर जो आपका विकल्प सी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.